देखिए दो सेक्शन, पहले हेडिंग क्या लिखी हुई है इसमें, यहाँ हेडिंग लिखी है इंटर सोर्स एंड इंटर हेड सेट ऑफ। मेरे ख्याल से वर्ड समझ में आ गया होगा आपको। इंटर सोर्स अगर सेट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन, तो हम बात कर रहे हैं विद इन हेड, एक ही हेड के अंदर, ठीक है। लाइक हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारे पास दो हाउस है, एक हाउस का लॉस दूसरे हाउस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो रहा है। और इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब क्या हुआ, एक हेड का लॉस दूसरे हेड में एडजस्ट हो रहा है। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन है, 70 एंड 71। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सेक्शंस नंबर याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जो चैप्टर चल रहा है उस समय याद कीजिए, उससे फायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उससे कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद आप एग्जाम में लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, लेकिन 25-30% स्टूडेंट को आराम से जब आप पढ़ते हैं ना, तो जब आप रिवीजन मोड में आते हैं, जब हम लिस्टिंग करते हैं एक साथ करते हैं, तो अगर अभी आपका अच्छा किया हुआ है तो कई लोगों को कंफर्टेबली याद हो जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसका लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 70 किस चीज के लिए है, एक प्रकार से क्या मतलब हुआ, सेक्शन 70 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, और 71 किसके लिए, इंटर हेड एडजस्टमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। देखिए सेक्शन 70 इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड। सेक्शन 70 बोलता है पॉसिबल है, और नीचे एग्जांपल दिया है, एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। फॉर एग्जांपल, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस। Likewise, loss from one house property can be set off against income from another house property. Short-term capital loss, that is STCL, can be set off against short-term capital gain or long-term capital gain. So these are the example of inter-source set of source adjustment within a head. तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो इस एग्जांपल से पक्का आपको भूल भी जाएंगे तो याद हो जाएगा। अब राइट साइड में क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्सेप्शंस, लेकिन किन केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहां दिखता है लॉस फ्रॉम, मैं केवल मार्क कर रहा हूं, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, ये किससे सेट ऑफ हो सकता है, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसका मतलब इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल है इसका, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सिमिलर सोर्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिमिलर सोर्स नहीं है, भले पीजीपीपी हेड में आपकी इनकम है, तो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्शन बोल रहे हैं। एक्सेप्शन का ये मतलब मत निकाल लेना कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं, सिमिलर सोर्स में पॉसिबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे याद रखना है, स्पेकुलेशन लॉस। बस एक चीज और ध्यान रखना, जितने प्रोहिबिशन आप पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, लॉस के लिए। इससे क्या रहेगा कि कई बार क्वेश्चन में हम रिवर्स में कंफ्यूज होते ही होते हैं। आपको क्वेश्चन में स्पेकुलेशन में प्रॉफिट दिया रहेगा और नॉर्मल बिजनेस में लॉस दिया रहेगा, तो आप सोचेंगे अरे स्पेकुलेशन एडजस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। स्पेकुलेशन में प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, तो आपको देखना है लॉस किधर है, नॉर्मल में। और नॉर्मल बिजनेस के लॉस के लिए प्रोहिबिशन है क्या, नहीं है, एडजस्ट कीजिए। नॉर्मल बिजनेस लॉस को आप नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कीजिए, या फिर स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से एडजस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। मेरे ख्याल से तो आप एक दो बिजनेस भी समझ में आ गया हमको। कौन सा बिजनेस, हॉस्पिटल का 100 बेड हॉस्पिटल ओपन करिए, या फिर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के होटल कीजिए, ऐसे बिजनेस है जिसको स्पेशल डिडक्शन मिलती है पीजीबीपी हेड में अंडर सेक्शन 35। इस कारण से एक्स्ट्रा लॉस क्रिएट हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब उस एक्स्ट्रा लॉस को जो है आप किसी भी बिजनेस एडजस्ट नहीं कर सकते। तो लिखा क्या देखिए, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी set off only against profit from any other specified business। और आप ये भी सीख चुके हैं कि वो अदर बिजनेस पे डिडक्शन मिली हो चाहे ना मिले, हो सकता है किसी कारण से बिजनेस पे डिडक्शन ना मिली हो। अदर बिजनेस एक तरफ, उसमें 10-12 बिजनेस है, तो कोई भी दो बिजनेस का आपस में एडजस्ट हो, स्पेसिफाइड की लिस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। ओके, क्या किसी ने ये स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट देखी, एनीवन? और कोई? ऐसे ही पूछ रहा हूं, कौन सा बिजनेस है और?
लिस्ट देखिए, देखा दो बिजनेस हमने पढ़ा था, हॉस्पिटल और होटल, और कोई बिजनेस? करेक्ट, वेरी गुड, बैठिए। जस्ट पूछ रहा था, हम लोग पढ़ते थे ना, तो इस टाइप का कोई सेक्शन आता था तो उसको छोड़ते नहीं थे। टाइप देखिए, मैं ऐसा आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखना ही चाहिए था, जस्ट मैं एक है ना इवेल्युएशन कर रहा हूँ बैच की। मतलब एक थ्रस्ट रहता था, ये सर क्या बोल दिया आज, उसको निकालते थे 35, देखना ही था, अच्छा ये बिजनेस है। मतलब अंदर से रहता था क्या इसमें इतनी बड़ी डिडक्शन है, बिल्डिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट करने दे दिया। मतलब बिजनेस चालू करेंगे, 5 करोड़ की मैं बिल्डिंग बनाऊंगा और 5 करोड़ को वो एक डेप्रिसिएशन मान के डेबिट कर देगा। क्या पैकेज है? जब तक ये बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट से पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर नहीं हो जाएगा, जब तक इनकम टैक्स को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बिजनेस है? कौन समझ में आ रहा है? ये वाली बात लाओगे ना आप, 2 मिनट ही लगता, कोई बड़ा भारी काम नहीं लगता, आपको ना पता ही नहीं लगेगा कब सीए बन जाओगे, गारंटी देता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं 35 80 पढ़ने नहीं बोल रहा हूं आपको। ये थ्रस्ट क्रिएट कीजिए। आपको जो है ना, जो एक रहता है ना कि अरे एक बार सीए बन जाओ फिर लाइफ को एंजॉय करोगे, तो आप सीए बनते समय भी लाइफ एंजॉय करोगे, बनने के बाद भी करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको ना लाइफ में खुश रहने का तरीका बता रहा हूँ। कभी एफर्ट किए ऐसा लगेगा ही नहीं लाइफ में, कभी आपने कोई बड़ा भारी एफर्ट किया लगेगा नहीं, और जो एफर्ट कर रहे हैं उनसे आगे निकल जाओगे। समझ रहे हैं? तो जस्ट मैं पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, एक थ्रस्ट रहना चाहिए, तो बड़ी बात थोड़ी है। कुल मिलाकर वो एक दो बुक के अंदर ही तो है ना, एक बार पलटा के देखो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। आप किससे फायदा क्या होगा उनमें? एजुकेशन पे आप जिस फील्ड में इन्वॉल्व है ना, उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुझसे हुए करीब इतना कि सबसे दूर हो गए, तो समझ में आया क्या? सुने लाइन? कहां सुने? इतना पास आ जाओ इसके कि धीरे धीरे खुद ही सबसे दूर हो जाओगे आप, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे और मजा आने लगेगी, नंबर बढ़ने लग जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, क्या पढ़ रहे हो आप? एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 70 में जो एक्सेप्शन दिए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसके लिए एक्सेप्शन भैया कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए पॉजिटिवली लिखा है ना ये, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है। ये क्या बोल रहा है? एडजस्ट हो सकता है, तो आपको साउंड सुनाई देना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो, ओनली अगेंस्ट। तो इसका मतलब है भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो एक्सेप्शन ही हुआ ना, एक ही हेड के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, प्रोहिबिशन है। ओके, देन लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स। कुछ वर्ड्स को धीरे धीरे बोल कर आप याद नहीं करना है, कई बार बोलना है, याद नहीं करना है। तो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स। और आपको मैं स्पेशली बता दूं, क्योंकि अभी आप आईओएस चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये वाला इनकम जो ये सोर्स है, ये कौन से हेड में चार्ज होता है? आईओएस में चार्ज होता है, स्पेसिफिकली आईओएस में चार्ज होता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया क्या? वी हैव गॉट अ 4 एक्सेप्शन टू सेक्शन 70। तो आप जब इंटर हेड, अच्छा अब जब ये बात कर ली हमने, तो आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि जो 4 लॉसेस हैं, ये जो 4 लॉस है, ये 4 लॉस जो है ये नेचुरली 71 में भी लिखना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि जिन लॉस को आप उसी हेड के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सोर्स चेंज होने के कारण, तो सोच के देखिए हेड चेंज होने के कारण एडजस्टमेंट का तो पक्का प्रोविजन नहीं होगा, तो 71 का काफी मटेरियल तो आपको यहीं से मिल जा रहा है। कैसे याद होगा ये बता रहा हूं, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट करना भाई। उसके बाद देखिए इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब ये चैप्टर को ऐसा कर लेना कि समरी पढ़े और काम खत्म, 4 क्वेश्चन लगाए, सेलेक्टेड हो गया, काम खत्म, आगे बढ़े। इंटर हेड एडजस्टमेंट, लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम, वन हेड ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अब देखिए एक वर्ड एसेसेबल, सीधी सी बात है, अगर कोई इनकम किसी हेड में एसेसेबल ही नहीं है, से एग्जेम्प्ट है, तो वैसे भी नहीं लिया आपने, है ना? आप उठाकर एक हेड के लॉस को उठाकर एग्रीकल्चर इनकम से एडजस्ट कर लिए, तो पागल है हम।
सोच के देखो ना, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी बेचारा टैक्सेबल नहीं था, क्यों एडजस्ट करना उसको? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट सही है क्या? अब इसका क्या एक्सेप्शन है? लॉस फ्रॉम अंडर द हेड पीजीबीपी का हमारे पास एक्सेप्शन है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सही बात है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकता। इवन वो बिजनेस लॉस में जो डेप्रिसिएशन के कारण लॉस है वो भी एडजस्ट नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन के कारण लॉस वर्ड समझ में आया क्या आज? क्योंकि उसमें एक दो पॉइंट हम बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है? तो एक्चुअली में इनकम टैक्स ऐसा डिजाइन किया है कि उसमें जो बिजनेस का लॉस होता है ना, देखिए आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आता है आपका, तो उस लॉस में डेप्रिसिएशन के कारण भी लॉस शामिल रहता है कि नहीं? वो तो जो जो पीएनएल में डेबिट की उनके कारण लॉस हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के कारण जो लॉस उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है, और उस लॉस को क्या बोला गया है? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्या दिया गया आपको पता है? एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है कि वो अगले साल जाकर सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है और कितने भी साल तक आगे जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। जैसे ही इन्होंने लिखा कैपिटल गेन, इट साउंड्स लाइक शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म। मतलब कैपिटल गेन हेड के अंदर तो भले लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है, लेकिन जब हेड से बाहर निकलेंगे तो दूसरे हेड में कोई भी नहीं जा सकता, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। मतलब कैपिटल गेन हेड में अगर नेगेटिव इनकम आई तो एक ही चारा है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। कितने साल तक? 8। देखिए, इसको याद करना बड़ा आसान है, सभी केस में 8 साल है, एक्सेप्शन को अलग से याद कर लीजिए, ठीक है? स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एंड और कौन सा लॉस है? एक्टिविटी। 3 वर्ड में मार्क करना, स्पेकुलेशन, 35 एडी और एक्टिविटी, ठीक है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए ऐसे कोई प्रोविजन नहीं, किसी भी हेड में वो चले जाता है, लेकिन लिमिट है 2 लाख की। अब कल एक क्वेश्चन आया आप लोगों से कि सर इंटरनल एडजस्टमेंट में कोई लिमिट है क्या? क्या सेक्शन 70 में कुछ पढ़ा क्या आपने? मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे हेड में जब आप एडजस्ट करेंगे तो 2 लाख से ऊपर आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख से ऊपर लॉस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर किसी को ये लगता होगा ना कि सर वहां तो इंटरेस्ट की लिमिट ही 2 लाख है, तो भैया वो केवल सेल्फ ऑक्युपाइड में है ना, वो केवल सेल्फ ऑक्युपाइड में। लेट आउट हाउस अगर मेरा है और इंटरेस्ट मैंने बहुत ज्यादा पे किया है तो सब माइनस होगा, नेगेटिव इनकम आएगी। लेकिन दूसरे हेड में इस साल कितना एडजस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख, और बचा हुआ लैप्स हो जाएगा क्या? नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने, है ना? कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब बताइए अगले साल आप ले जाकर, अब वो इस साल 5 लाख का इंटरेस्ट का लॉस था, तो कितना दूसरे हेड में एडजस्ट किया आपने? 2 लाख। अब कितना बच गया? 3 लाख। अब बताइए 3 लाख जब अगले साल ले जाऊंगा तो 3 लाख पूरा दूसरे हेड में एडजस्ट कर लूंगा? कितना कर पाओगे? कितना कर पाओगे? एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो दूसरे हेड में तो वैसे भी नहीं जा सकता वो, और सेम हेड में कोई लिमिट है ही नहीं। कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये अगर कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन आता है तो इस बारे में आप आपस में बात कीजिए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस चैप्टर में। चलिए, तो ये 2 लाख की लिमिट है, तो हमने क्या पढ़ लिया? सेक्शन 70 एंड हाँ जी 71। लॉस नॉट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कैजुअल नेचर की जो सोर्स होती है, विनिंग नेचर की जो सोर्स होती है, उसमें क्या हो गया? लॉस। तो क्या लिखा हुआ उसमें? लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग एंड कार्ड गेम एटसेट्रा। क्या लिखा है हेडिंग? लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो इसका लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। इससे लॉस होगा कैसे? गेम से, बैटिंग, बैटिंग मतलब तेंदुलकर वाली बैटिंग नहीं है ना? हाँ, तो ये सबसे लॉस कैसे होगा? पैसे तो लगाए लेकिन प्राइज मनी कुछ मिली नहीं, या पैसे जितना लगा से कम मिली, तो लॉस तो हो सकता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसमें पॉजिटिवली ऐसा है और सही लिखा है, लेकिन ये कंक्लूजन लिखा है। एक्चुअली में आप आईओएस में पढ़ोगे कि जो
इस नेचर की जो इनकम होती है ना, सोर्स जो होता है ना, उसमें एक्सपेंडिचर ही अलाउ नहीं होता। मतलब अगर आपने मान लो 5,000 रुपए की कोई लॉटरी टिकट परचेस की और प्राइज मनी उसको लॉटरी लग गई 10,000 रुपए, 20,000 की लॉटरी लग गई, एक्चुअली इनकम टैक्स को छोड़ी इनकम है कितनी आपकी? 20,000 रुपए की प्राइस लगी लॉटरी में, 5,000 की लॉटरी टिकट खरीदी थी, कितना कमाया आपने? 15,000। कोई डाउट है? लेकिन इनकम टैक्स का आईओएस चैप्टर में एक सेक्शन है 58, उसको हम पढ़ेंगे वैसे भी, वो क्लियर बोलता है कि सोर्स से जो भी इनकम हो रही है ना, उसमें हम एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स की नजर में, इनकम टैक्स की नजर में 5,000 अलाउ नहीं होगा, मतलब 20,000 इनकम मानेगा और 20,000 चार्ज होगा। पॉइंट समझ रहे हैं क्या? तो आप सोच के देखिए, इनकम टैक्स की नजर में इस सोर्स से लॉस कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअली ये समझाने के लिए लिख दिया कि लॉस कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। बेसिकली लॉस इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता कि आपको लॉस हुआ है। सोच के देखिए, 5,000 की लॉटरी टिकट खरीदा, कोई प्राइज मनी नहीं आई, प्रैक्टिकली देयर इज अ लॉस ऑफ 5,000, यस और नो? बट इनकम टैक्स बोलता है प्राइज मनी नहीं है, जीरो, और एक्सपेंडिचर तो हम अलाउ करते नहीं है, माइनस जीरो। तो कितना आया? जीरो। तो लॉस आया कहां? तो एक्चुअली इनकम टैक्स की नजर में वो लॉस है ही नहीं। तो जब कोई चीज है ही नहीं तो एडजस्ट कैसे हो सकती है? इस कारण से पूरा कंक्लूजन निकालकर इस चैप्टर ने क्या लिख दिया? लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी सेट ऑफ। ठीक है, तो इसको हम आईओएस में मैं और एलोबरेट करूंगा आपको। लॉस, फिर और क्या लिखा? लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स, ये तो हमने पढ़ा भी था। ऐसा सोर्स जो कि क्या है? एग्जेम्प्ट, मतलब अगर उसे इनकम भी होती तो भी चार्ज नहीं होती, तो लॉस हुआ है तो हम उसको रिकॉग्नाइज या उसको एडजस्ट करने देंगे नहीं। आप एग्जांपल, शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप किसी फर्म के पार्टनर हैं और उस फर्म में क्या हो गया? लॉस, तो आपको उस लॉस का भी एक हिस्सा मिलेगा ना, शेयर मिलेगा। शेयर मतलब कंपनी का शेयर नहीं लिखा है, ठीक है? तो जो लॉस का हिस्सा मिलेगा, वो लॉस आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता तो प्रॉफिट चार्जेबल भी कहां होता? तो जब हम इनकम में चार्ज नहीं कर रहे हैं तो लॉस आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। ये इसके पीछे लॉजिक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक पॉइंट में यहीं पर और लिखवा रहा हूं आपको एक्स्ट्रा। बताया था क्या कल कुछ? क्या? एग्रीकल्चर, नहीं नहीं, एग्जांपल नहीं बोल रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखाया होगा, पहले सुन लीजिए। आप जितने भी एडजस्टमेंट के प्रोहिबिशन पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, वो प्रॉफिट के लिए है कि लॉस के लिए? लॉस के लिए। ये वाला लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। क्या आपने ऐसा पढ़ा कि स्पेकुलेशन प्रॉफिट में कोई एडजस्ट नहीं हो सकता? ऐसा प्रोविजन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं आपको इंपोर्ट करके दे रहा हूं, पढ़ना है कोर्स में हमारे। विनिंग इनकम में कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। और ये आपको इसका इसका फीलिंग आप फर्स्ट पॉइंट से हो जाना चाहिए था। सोच के देखो, विनिंग नेचर की इनकम में बेचारे उस इनकम का खुद का एक्सपेंडिचर ही अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई लॉस कैसे एडजस्ट करने देंगे? लेकिन ये प्रोविजन इस चैप्टर में नहीं लिखा है करके हम यहां पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो उसमें साफ लिखा है कि विनिंग इनकम में ना तो हम कोई एक्सपेंडिचर माइनस करने देंगे, ना कोई डिडक्शन, ना कोई लॉस, कुछ भी माइनस करने नहीं देंगे। विनिंग डिडक्शन तो वैसे भी माइनस नहीं होता, आपको पता है। जो भी स्पेशल इनकम होती है उसमें कोई डिडक्शन माइनस नहीं होता, याद है कि नहीं? जीटीआई के बाद जब आप डिडक्शन निकालते हो तो कोई भी स्पेशल इनकम में डिडक्शन माइनस नहीं होता, ध्यान है? तो इन्होंने विनिंग के लिए यही प्रोविजन बनाया है। तो आप थर्ड पॉइंट वहीं बनाइए, 1, 2 एंड थर्ड पॉइंट एक लाइन में आ जाएगा, वहीं पर लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? नो लॉस कैन बी एडजस्टेड, कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। रिवर्स प्रोविजन है ये, ऐसा अकेला प्रोविजन है ये, कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। नो लॉस, लिखिए प्लीज, नो लॉस कैन बी एडजस्टेड एडजस्टेड या सेट ऑफ, जो लिखना है लिख दीजिए, सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, दैट इज फॉर एग्जांपल
विनिंग, कार्ड गेम, एटसेट्रा। एक दो एग्जांपल भी डाल दीजिए। नो लॉस कैन बी एडजस्टेड, कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। और भले अभी सेक्शन उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, बट आप लिख लीजिए सेक्शन, पहले पॉइंट पे भी सेक्शन 58, ये वाले पॉइंट पे भी सेक्शन 58 ऑफ आईओएस। और वो सेक्शन 58 में तक 3 ही लाइन लिखी हुई है, नो एक्सपेंडिचर, नो लॉस, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इनकम। ठीक है। और आईओएस में टोटल मिलाकर 4 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। क्या ये थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब इसको आप कनेक्ट करेंगे ना दोनों चैप्टर से, तो बहुत ही से अच्छे कंक्लूजन्स निकलेंगे। नाउ हमने क्या पढ़ लिया अभी? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, और नाउ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, मैनर ऑफ सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एटसेट्रा। अब देखिए ये जो समरी बनी है, इसमें नेचर ऑफ लॉस, कौन से लॉस के बारे में बात कर रहे हैं? इनकम अगेंस्ट विच द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। तो जनरली माइंड में तो यही है ना, एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो सेम हेड में चलेगा। ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड कितने पीरियड तक, ये भी हमको मेरे ख्याल से मोटा मोटा याद है कि जनरली 8 साल है। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। सेक्शन 32 पहले लिख दिया है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब बिजनेस लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। मतलब बिजनेस लॉस को हम क्या करने वाले हैं? 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर एक छोटा सा आपसे बात करूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखा रहा हूं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंटिंग चेंज करने नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टाइल इसलिए बता रहा था ताकि आप अकाउंटिंग से समझ सकें। इधर पे है आपका 100, जीपी 100 मान लीजिए, एक्सपेंसेस है मान लीजिए आपके पास 120, और डेप्रिसिएशन है आपके पास 30। कितना लॉस आया? लॉस आ गया आपके पास 50 का। कोई डाउट है इसमें? अब बताइए इस 50 के लॉस में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है? 30, और बाकी का 20 को हम क्या बोलेंगे? बाकी को बोलेंगे बिजनेस लॉस। मतलब इसको बोलेंगे हम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, या सिंपल लाइन बोलो बिजनेस लॉस ही है वो, बिजनेस लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ये समझने के लिए बता रहा हूं, बट टेक्निकली बार बार वर्ड आपको क्या मिलने वाला है? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और ये क्या हो गया? इसको हम सीधा सीधा बोलते हैं बिजनेस लॉस। केवल हम बोलेंगे बिजनेस लॉस तो 20 और 30 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है वर्ड सुनते हम समझ में नहीं आता। टोटल बिजनेस का लॉस नॉर्मल लैंग्वेज में 50 है। क्यों अलग कर रहे हो भैया साहब? क्योंकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 32 एप्लीकेबल होगा, पीजीपी का सेक्शन है, और बचे हुए बिजनेस लॉस के लिए यहां का सेक्शन एप्लीकेबल होगा जो है 72 है। सेक्शन वाइज हमने अभी बात ही नहीं की थी, पहली बार देख रहे कैरी फॉरवर्ड में सेक्शन वाइज का कल कहां बात की? 2 ही सेक्शन देखे हमने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताइए, इसी एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में अगर 120 की जगह ये मान लीजिए 90 होता, लॉस आया कि नहीं आया देख के बताइए। तो लॉस अभी भी आया, कितना आया? 20 लॉस आया, सही है कि नहीं? अब बताइए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है, बिजनेस लॉस कितना है? पूरा का पूरा 20 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नॉर्मल बिजनेस लॉस कुछ है ही नहीं यहां पर। पॉइंट चलिए ओके। देखिए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इनकम अंडर एनी हेड, इनकम अंडर एनी हेड किससे एडजस्ट हो सकता है? एनी हेड अदर देन सैलरी। और मेरे को इसमें एक और चीज लिखने की चाहिए, अदर देन सैलरी एंड, हाँ जी, विनिंग। वो तो सीखे ना अभी, इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन यहीं पर कंक्लूड करो उसको, बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन तो एक साथ ही आएगा। एंड विनिंग एटसेट्रा कर देना, क्योंकि विनिंग मतलब एक नहीं है, विनिंग है कोई भी इस टाइप की इनकम। ये क्यों लिखवाया हूं समझ में आ रहा है? ये तो मैं सब जगह लिख सकता हूं, कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो आपको पता रहना चाहिए भैया, ये डेप्रिसिएशन जो है ना अगले साल जाकर भी किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा,
किसको छोड़कर? सैलरी को, वो तो इस चैप्टर में दिया है। और किसको छोड़कर? विनिंग। ये आप विनिंग वाला पॉइंट कहीं पर भी लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जब आप का बिजनेस लॉस हुआ उसमें जो डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसको अगले साल ले गए। अब अगले साल किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, दो को छोड़कर। तो अगले साल ले गए और मेरे पास बिजनेस का प्रॉफिट है, फिर भी उसको छोड़कर मैं एचपी से एडजस्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? पीजीबीपी से रिलेटेड है ना, वो पीजीबीपी में एडजस्ट करेंगे। नहीं हो पाएगा तो दूसरे हेड में जाना। नहीं तो ऐसा नहीं करना है कि अगले साल जाकर कोई भी हेड है तो किसी भी चले जाएंगे। पीजीबीपी से रिलेटेड पहले कहां एडजस्ट करेंगे? पीजीबीपी, एंड देन अदर हेड्स, अदर देन सैलरी एंड विनिंग। पॉइंट समझ में आया क्या? ये मैं आज पहली बार बताया हूं, ये कल बात नहीं करते। अब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक एक स्टेप बस बढ़ूंगा मैं। और टाइम कितना है कैरी फॉरवर्ड करने का? इंडेफिनेट पीरियड। दो लॉस है जिसके लिए इंडेफिनेट पीरियड, एक ये और एक 35 एडी बिजनेस लॉस, ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 71B, अनएब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस, ये जितने सेक्शन पढ़ रहे हैं कैरी फॉरवर्ड के पढ़ रहे हैं आप, तो सेक्शन 71B बना है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, जो ये बोलता है कि अगले साल जब आप लेके जाओ, या ऐसा बात कर लेते हैं जब पुराने लॉस को, एचपीएड के लॉस को इस साल हम लेके आते हैं, एक ही बात है ना? तो हम किससे सकते हैं? ओनली हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम एक साथ बात कर लेते हैं कि भाई सेम हेड चलेंगे, एक बार आगे गए तो सेम हेड चलेंगे। कितने साल? 8 साल। कौन सा सेक्शन? 1B। नाउ सेक्शन 72, अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस। देखिए अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस लिखा है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है। सेक्शन क्या है? 72। नियम आपको पता है, अगले साल जाकर कहां से पीजीबीपी से एडजस्ट होगा? कितने साल तक? 8 साल। सेक्शन 73, स्पेशली ड्राफ्टेड इवन फॉर पीजीबीपी बट फॉर विच स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। ये अगले साल जाकर किससे एडजस्ट होगा? केवल स्पेकुलेशन बिजनेस। कितने साल तक? 4 साल। तो ये स्पेशल है भाई, 4 साल। नाउ सेक्शन 73A, ये बनाया इन्होंने स्पेशल 35 एडी बिजनेस के लिए। उसके बिजनेस का लॉस को जब आप अगले साल लेके जाते हैं तो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा हम पढ़ चुके हैं, ये तो समरी है कि स्पेसिफाइड बिजनेस सिमिलर हो या अदर स्पेसिफाइड बिजनेस हो, उस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन मिला हो ना मिला हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट में नाम होना चाहिए बस, ठीक है? और भी क्या दिया है? इंडेफिनेट पीरियड। नाउ द सेक्शन 74, 74 है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। 74 है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दोनों के लिए बना हुआ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म अलग अलग क्यों किया? क्योंकि लॉन्ग टर्म को जब आगे ले जाएंगे तो सेम हेड के अलावा हमको सेम सोर्स ही, मतलब लॉन्ग टर्म ही में ही एडजस्ट हो सकता है 8 साल। और शॉर्ट टर्म को आप आगे ले जाकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग किसी से भी एडजस्ट कीजिए। प्रायोरिटी किसको देना है? ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब किससे एडजस्ट करेंगे? ऐसा कुछ जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी बच सके। सीधी सी बात है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल वाला है 15% रहता है, याद है क्या? ट्रिपल बने, अब तो याद करना ही पड़ेगा, टेस्ट है, यही तो पूछूंगा एग्जाम में आपसे, टेस्ट में मैं, ठीक है? ओके, भूल जाओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 15% वाला है, अगर क्यों बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल में टैक्स रेट में भूल गया क्या है? 20%। अब आप सोच के देखो कि 15% वाला एक इनकम है और एक 20% वाला है, और पिछले साल से आ रहा है शॉर्ट टर्म जो किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। प्रायोरिटी आपको सोचना है, तो मैं ज्यादा टैक्स रेट वाले को पहले एडजस्ट करूंगा ना, और ज्यादा रेट कौन सा है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म, सही कि नहीं? तो मैं शॉर्ट टर्म को पहले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करूंगा और बचेगा तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करूंगा, इससे मेरी टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी। हमको एसएससी की तरफ रहना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ नहीं रहना, ठीक है? सीए बनने के बाद कहीं डिपार्टमेंट में कहीं जॉब अगर ले लिए तो फिर उस तरफ से सोचना शुरू कर देना, ठीक है? पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर
नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो पुराने चैप्टर की बात कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म में तो सुनना, पिछले साल से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया और इस साल क्या है मेरा, शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? थोड़ा खड़े हो जाओ। हाँ, शॉर्ट टर्म भी, अरे छोड़ो ना, इररिलेवेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व में खड़े होने के लिए कितने फट से बोलता हूँ, सोचो। हाँ जी, शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है, समझ में आ रहा है? और पिछले साल से क्या आया, शॉर्ट टर्म लॉस। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना 111 वाला नहीं है। तो बताइए आप प्रायोरिटी किसको देना है? कितने लोगों को लगता है लॉन्ग टर्म को प्रायोरिटी देना है? आप हाँ जी बताएंगे, कोई बताएगा? बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो स्लैब रेट में आ गया। अब लॉन्ग टर्म तो फिक्स है 20%, सही है कि नहीं? और शॉर्ट टर्म स्लैब रेट, तो अगर शॉर्ट टर्म मैं अगर 5% स्लैब में चल रहा हूं या 20% स्लैब में चल रहा हूं, तब तक तो बराबर है। और कहीं वो 30% में चल रहा होगा तो फिर लॉन्ग टर्म का टैक्स कम हो गया, तो फिर मैं शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करूंगा। कुछ समझ में आ रही बात? बस ये छोटा मोटा पॉइंट हमको ध्यान रखना है, जो इस चैप्टर पे कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ है, ये हम क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है बेटी, चलो बेटी प्लीज। तो ये बात समझ में आ गया? तो सेक्शन 74 किस लिए बनाया गया है? कैपिटल गेन के लिए बनाया गया है। कैरी फॉरवर्ड, सेक्शन 74 इज व्हाट? इट्स अ प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ के लिए नहीं है इस साल। कैरी फॉरवर्ड ऑफ, सेट ऑफ के लिए कौन सा सेक्शन है? दो, 70 71। इसी साल सेट ऑफ के लिए दो सेक्शन। और जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सेक्शन चालू हो जाएगा 32 2, तो डेप्रिसिएशन के लिए छोड़ो, 71 बी, देन 72 73 73 ए 74। कौन समझ रहे हैं? याद करना है बिना इस सेक्शन को। And the last section is 74A. किसके लिए? ये लॉस फ्रॉम एक्टिविटी देते हैं, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। इस लॉस को आप अगले साल ले जाइए और केवल इस एक्टिविटी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। और टाइम है हमारे पास 4 साल, प्रोविजन खत्म। मतलब अगर मैं लाइन से बात करूं तो 70 71 32 2 को अलग कर दीजिए डेप्रिसिएशन के लिए, 70 71 71 बी 72 73 73 ए 74 74 ए। बस फिर से बात करते हैं। 70 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा है? 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट, 71 बी कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, 71 बी के बाद 72 कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस बोलो या अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस? एब्सॉर्ब नहीं हुआ करके तो आप आगे ले जा रहे हैं। 72 हो गया, 72 ए है ना उसके बाद? हाँ सॉरी 73 है इस कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। 73 ए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस डिफाइंड इन सेक्शन 35 एडी 73 ए। फिर 74 कैरी फॉरवर्ड ऑफ losses under the head capital gain, either short term or long term. 74A carry forward of losses from activity of owing and maintaining resource. ऐसे वर्ड्स क्रिएट करना सीखो तो आपको कम याद करना पड़ेगा, ठीक है? और आप जो कॉन्सेप्ट सीखते हो उसको आप नोट्स में एक्सप्रेस कर पाओगे। नहीं कर पा रहे तो रोज कोई भी प्रोविजन को पढ़कर एक पैराग्राफ 3 लाइन लिखिए, धीरे 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 अपग्रेड हो जाएंगे आप, ठीक है? क्या प्रोविजन थोड़ा सा याद हो रहा है? उसके बाद इतना ही पढ़े थे हमने, 1-2 क्वेश्चन लगाए थे। उसके बाद और मैंने 2 क्वेश्चन बनाने बोला था। कॉपी में कितने लोग बनाए? बनाए का मतलब हेडिंग लिख के प्रॉपर बनाए ना? हाँ, रफ वाले तो नहीं है कोई? ठीक है, कोई नहीं बनाया ऐसा कोई है? हाँ सर, आप नहीं बनाए, आप नहीं आए थे, पता करना था ना सर क्या हुआ? ठीक है, और कोई? कॉपी चेक कर लूंगा कभी भी ना, ठीक है? ये मैंने पढ़ने बोला था आपको, पढ़ेंगे आप? है बहुत लॉजिकल, ऑर्डर ऑफ सेटअप ऑफ लॉसेस पढ़ने बोला था इसको? नहीं बोला था? वो तो पढ़ लेना, ये तो होमवर्क सुनाई भी नहीं देता ना कई लोग को, याद है कि नहीं? भैया आप देख लेना, अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। ऐसा मैंने बोला था,
ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, देखिए ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ जो है क्या लिखा है इसमें, अब इसमें कुछ पॉइंट समझ में आएंगे नहीं, उसको मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहला लिखा है करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर लिखा है करेंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर लिखा है करेंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। बड़ा ही अजीब एक्सपेंडिचर डाल दिया। अब ये इनकम टैक्स में फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कहां से आएगा, ये समझ में आ रहा है, एंड अलाउड। लेकिन इस पॉइंट को पढ़कर एक बात मेरे को दिख रही है, करेंट ईयर लिखा है, जिसके लिए मैंने एक लाइन आपको बोली थी, बिजनेस लॉस के एडजस्टमेंट के ऑर्डर दिया है ये, बाकी तो देखिए हेड वाइज सब ठीक है। वैरायटी कहां मिलती है, सोच के देखो आप, कैरी फॉरवर्ड में वैरायटी मिलती है बिजनेस लॉस में। बिजनेस लॉस में एक डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया इन्होंने, उसके बाद उन्होंने नॉर्मल बिजनेस लॉस को अलग कर दिया, फिर स्पेसिफाइड 3580 बिजनेस को अलग कर दिया, उसके बाद इन्होंने स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग कर दिया। मतलब बिजनेस के अंदर ही कई सारे वैरायटी इन्होंने क्रिएट कर ली, तो ऑर्डर सेट करना जरूरी था, बाकी में ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि करेंट ईयर एडजस्टमेंट पहले होगा, फिर पुराने लॉसेस को हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके एडजस्ट करेंगे। लाइन ध्यान है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि करेंट ईयर चीजों को आप एडजस्ट करो, लेकिन करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो समझ में आ रहा है नहीं। अगर ये पॉइंट, ये ऑर्डर ऑफ सेटअप नहीं रहता तो लोग क्या करते मैं बता रहा हूं आपको, करेंट ईयर के डेप्रिसिएशन को छोड़ देते पहले और पुराने बिजनेस लॉस को ले जाकर एडजस्ट करते। बोले डेप्रिसिएशन तो इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, नहीं होगा तो कितने भी साल जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं कर सकते आप। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ सेक्शंस में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़कर ही मैं आपको एक लाइन बोला था कि करेंट ईयर फुल एडजस्टमेंट करने के बाद ही पुराने लॉस को लेके आना है। टेक्निकली कॉलिंग कि करेंट ईयर एडजस्टमेंट सेक्शन 70-71 के एडजस्टमेंट के बाद ही आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन आप ये भी समझ जाओ कि जो डेप्रिसिएशन आप अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हो ना, और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हो, जबकि इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स के हिसाब से चलते हो। और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका भी अलग है, जो आपने कभी नहीं देखा होगा अकाउंटिंग में, और इसके रेट फिक्स है, शेड्यूल में रेट्स दिए हुए हैं। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट और आपके अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन के अमाउंट दोनों में फर्क आ सकता है। फर्क तभी नहीं आएगा जब आपने अकाउंटिंग में भी इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालोगे, तभी नहीं आएगा, ठीक है। तो खैर वो तो एक अलग बात हो गई। करेंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, हम कौन से हेड की बातचीत कर रहे हैं, पीजीबीपी हेड की। और पीजीबीपी हेड में डेप्रिसिएशन तो चलो ये इनकम टैक्स के हिसाब से है, वो हमको सीखना भी नहीं, अभी हम पीजीबीपी में सीख लेंगे। इनकम टैक्स में एक खास एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होता है जो आप अकाउंटिंग में कभी अलाउ नहीं करोगे, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। इनकम टैक्स का पीजीबीपी हेड, अगर आप रिसर्च में एक्सपेंस करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट में रिसर्च में खर्च करते हैं, तो थोड़ा सोच के बताना, मैं आपके नॉलेज बेस पर बात कर रहा हूं। मेरे बिजनेस में एक प्रोडक्ट है जिसमें रिसर्च करते रहता हूं मैं, और रिसर्च में मैं कुछ साइंटिस्ट लगा रखा हूं, वो रिसर्च करते हैं, उनको सैलरी देता हूं, रिसर्च के लिए कुछ केमिकल्स मटेरियल ला के देता हूं। ये वाले एक्सपेंडिचर आपके अकाउंटिंग के हिसाब से अलाउेबल, अलाउेबल मतलब समझ रहे हैं, अलाउेबल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यस और नो। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज ऑफ 11th-12th। हाँ जी, नो। और कोई? हाँ जी, लिखेंगे ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। नो क्यों बोल रहे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। समझ रहे बात को? बिजनेस का कोई भी एक्सपेंडिचर, बेटी मैं बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आप पहले बेसिक समझ जाओ तब मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे। अभी आप बिजनेस का कोई भी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या जो भी एंट्री करते हो, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डालते हो, और ये सैलरी साइंटिस्ट को दे रहे हो, ये रिकरिंग नेचर की, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की,
जो मटेरियल्स वगैरह ला के दे रहे हो, रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? भूल जाओ इनकम टैक्स को, 11-12 के नॉलेज या सीए फाउंडेशन के नॉलेज से बात कर रहा हूं। ये आप अलाउ करते हो कि नहीं अकाउंटिंग में? बिल्कुल करते हैं। अलाउ करते हो का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आता है कि नहीं आता है? आता है। इनकम टैक्स भी मानता है कि आना चाहिए, तो आप अकाउंटिंग में उसको अलाउ करते हो, और इनकम टैक्स सॉरी अकाउंटिंग में आप उसको डेबिट बोलते हो, डेबिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में, और इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउएबल, मतलब माइनस होगा। क्या ये डिस्कशन में कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं थोड़ा, ये बेस क्वेश्चन था, ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैंने उस रिसर्च के लिए एक इक्विपमेंट और मशीनरी ला के दी 5 लाख रुपए की। अब बताइए कि ये आपके अकाउंटिंग में डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा कि नहीं होगा? 5 लाख क्यों नहीं कर रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप क्या करते हो? उसका डेप्रिसिएशन निकाल के डेबिट करते हो, सही है ना? अकाउंटिंग समझ में आ गया? आपको मैं बताऊं, पीजीबीपी हेड जो है ना, कई लोग बोलते हैं बहुत टफ है, कई लोग इजी भी बोलते हैं। पीजीबीपी हेड जब हम पढ़ेंगे तो उनको बहुत इजी लगेगा, जो अकाउंटिंग को बहुत ही दिल से समझते हैं, बस और कुछ नहीं। उनको बहुत इजी लगेगा क्योंकि 90% अकाउंट्स पे बात चलेगी इसमें आपकी। क्यों? क्योंकि पीजीबीपी हेड में लिखा है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना, उस पर टैक्स चार्ज करना, कोई डिडक्शन भी नहीं है उसमें। तो जैसे यहाँ पर 30% कोई डिडक्शन ही नहीं है, केवल आपको अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेना है बस, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में अलग है, हमारी डेप्रिसिएशन अलग है, बस वो रिकंसाइल कर रहा है 5-7 पॉइंट को। चलिए उसको छोड़ दीजिए, कूल माइंड से सुनना, ठीक है ना? क्योंकि मैं दूसरे हेड पे आपको लेके जा रहा हूं, दूसरे हेड के थ्रू बात कर रहा हूं। तो क्या खरीदा था हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए? हमने खरीदा था इक्विपमेंट। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अकाउंटिंग में वो सर हम पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, हम डेप्रिसिएशन पहले डेबिट कर देंगे। इनकम टैक्स में थोड़ा डेविएशन है। इनकम टैक्स सेक्शन 35 ऑफ पीजीबीपी के थ्रू इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर देता है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा अगर रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम एज पर पीजीबीपी कम दिखेगा। कुछ समझ में आ रही बात? आप 5 लाख में, मैं 10% अगर मान लेता हूं, तो 5 लाख में आप कितना डेबिट किया पीएनएल में? 50,000। इनकम टैक्स बोलते 50,000 हटा दो, पूरा 5 लाख ले जाओ, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, महान काम कर रहे हो, जो भी कारण है। कुछ समझ में आ रही बात? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो इसको इन्होंने क्या लिखा, देखो जरा, करेंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये क्यों लिखा है समझना, इसका सेक्शन है ये 35, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको? ये 35 किस हेड का सेक्शन है? पीजीबीपी का है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वैसे भी अलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अलाउ होगा तो अलग से क्यों लिखा भाई इन्होंने? अब समझना बात को, यहां तक की स्टोरी समझ में आ रही है? जो नियम डेप्रिसिएशन के लिए है वही नियम सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। वही नियम अगला एक फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके लिए। मतलब जो हम बोलते हैं ना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कॉल्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ विद एनी हेड विद अनलिमिटेड पीरियड। यही बात मैं अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के लिए बोलने वाला हूं। इसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट है। सोच के देखिए, बिजनेस में रिसर्च के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 5 लाख किया, 1 करोड़ की मशीन लगाई। अकाउंटिंग तो आप जो करते हो करोगे, सही है, गलत नहीं है। अकाउंटिंग का पर्पस सही रिकरिंग प्रॉफिट निकालना है, और इनकम टैक्स का पर्पस उस सही प्रॉफिट में टैक्स लगाना है। लेकिन अगर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी लोग करते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए टैक्स में बेनिफिट देना है। टैक्स में बेनिफिट है और कुछ नहीं है, ठीक है? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हुआ है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस लॉस में जो
साइंटिफिक रिसर्च के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण लॉस हुआ है उसको अलग नहीं करेंगे, वो बिजनेस लॉस ही है। केवल 3 ही है बस, पूरे इनकम टैक्स में 3 ही है, पूरे पीजीपी में पढ़ा दूंगा मैं, 3 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो पीजीपी में समझ में लाना ही पड़ेगा आपको, बट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस हेड से यहाँ से थोड़ा बात कर लूँ, क्योंकि आपको अकाउंटिंग आती है, नहीं तो नहीं बताता मैं आपको। फिर एक अजीब एक्सपेंडिचर आ गया, करेंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये क्या बात हुई यार, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का बिजनेस एक्सपेंडिचर से क्या लेना देना? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली में ये केवल कॉर्पोरेट्स को डिडक्शन मिलती है, कंपनी एसएससी को, और कंपनी एसएससी जब अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्च करते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को थोड़ा सोच के देखना, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं है। प्रैक्टिकली कहा है नहीं, सीएसआर अलग चीज होती है, सीएसआर के एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्च करते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स के पीजीपी में एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 36, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, 36 में कई सारे एक्सपेंस, उसमें ये भी एक्सपेंस है। उस कंपनी को उस फैमिली प्लानिंग पे कंपनी ने जो भी खर्च किया है उसकी भी रिडक्शन अलाउ हो जाती है। और डिडक्शन भी थोड़ा ऐसा देते हैं लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पूरा अलाउ हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने कोई सेमिनार हॉल बना दिया, वहां पर एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 5 इंस्टॉलमेंट पे अलाउ होता है, लेकिन अलाउ होता है। तो बताइए उस एक्सपेंस के कारण भी तो लॉस हो रहा है ना, सही है कि नहीं? तो उस एक्सपेंस के कारण लॉस हुआ, उसको क्या बोला है? ऑन फैमिली प्लानिंग, 3 एक्सपेंडिचर, एंड 3 एक्सपेंडिचर विल टेक द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, मींस द लॉस, बिजनेस लॉस में अगर 3 एक्सपेंडिचर हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको बाई पार्ट कर लूंगा, ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एंड ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकअप हिस्ट्री बताया हूं, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कहां से आ गया। तो 3, और यहां पर देखिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है, ऑल एक्सपेंडिचर, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में कैपिटल लिखा है। अब हम सेटअप कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में वापस आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको समझ में आया होगा। तो ये बिजनेस में जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस ये 3 के कारण जो हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस। अब मैं इसको एक वर्ड दे दूं क्या, अनएब्सॉर्ब्ड स्पेशल लॉसेस बोल देते हैं। अनएब्सॉर्ब्ड स्पेशल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग, एंड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड। मतलब ये बाकी के जो 2 लॉस है ना, वो डेप्रिसिएशन की गाड़ी में बैठ के घूमते हैं लोग, पॉइंट समझ रहे ना? ये तीनों दोस्त एक साथ जाते हैं अनलिमिटेड पीरियड, दिल चाहता है स्टाइल में। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? ये दिल चाहता है स्टाइल क्या है? हाँ, तीन है लेकिन इन लोग तो किसी को समझ में नहीं आया। क्या समझ में आया? मैं खुश हूं आप लोग को समझ नहीं आया। हाँ जी, गूगल में टाइप करके देखना दिल चाहता है तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? अभी नहीं यार, फिर खड़े हो जाओगे आप। सर मेरे को, अब मैं आपको पनिशमेंट नहीं देता ना, समझ, मैं मेरे को थोड़ा आपकी ना जो चंचलता है ना कम करनी है ना, वो बहुत लॉस दे देगी आपका। दिमाग अच्छा है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको बार बार खड़े करता हूं। देखिए अपन भूल गए होंगे कि अपन कौन से चैप्टर में है, ऐसा होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? अब ये देखिए जो पढ़ लिए आप भूल सकते हो, बैकग्राउंड में बस 10-20% थोड़ा सा चलना चाहिए, चलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम सेट ऑफ करें ना, तो सबसे पहले करेंट ईयर के डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, और करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग को एडजस्ट करना, और उसके बाद भी क्या बच गया,
क्या बच गया? प्रॉफिट। सोचो ना भाई, प्रॉफिट बचेगा तो पुराने साल के लॉस को लाके, प्रॉफिट ही नहीं बचा, लॉस बच गया तो फिर बात ही खत्म, फिर कहानी खत्म हो गई, सेटअप काय में करना। इस साल मेरे पास बिजनेस है, बिजनेस की इनकम हुई अदर देन दिस एक्सपेंडिचर, और इस साल मेरे पास उस एक्सपेंडिचर के बाद आई हैव अ बिजनेस इनकम विच इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग दिस थ्री लॉसेस। तो पहले तो करेंट ईयर के लॉस को एडजस्ट करो भाई, उसके बाद कुछ प्रॉफिट नहीं बचा तो बस आगे क्या पढ़ना, उस लॉस आ गया तो आगे ले जाओ उसको, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बचा है, अब आप वेलकम करो। हाँ भी आ जाओ, किसको? पुराने लॉस को। क्या बोलूंगा उनको? आ जाओ भैया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। और वहां पर क्या बोल के भेजा होगा? हम भेज रहे हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया, सही है कि नहीं? तो उसके बाद आप एडजस्ट करना, ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब ये समझ में आ रहा है? पिछले साल का करेंट ईयर डेप्रिसिएशन तो आपने एडजस्ट करने बाद ही किया, मतलब प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? पिछले साल से बिजनेस लॉस आ रहा है और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? बिजनेस लॉस को। प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को। क्यों दे रहे हो? आपको अपने आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोनों में फर्क है, सही है कि नहीं? देन unabsorbed capital expenditure on scientific research, then unabsorbed expenditure on family planning, section 32, 35, 36। ये देखिए, एक ही है तीनों, थ्री लॉसेस। मतलब कुल मिलाकर तीनों को एक ही पॉइंट मान लो आप, क्योंकि इस पे कोई प्रायोरिटी, इसमें आगे पीछे भी कर लो चलेगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी ब्रॉड फॉरवर्ड में किसको देनी है? बिजनेस लॉस को। इस सेक्शन में लिखा है, और इसका नहीं भी लिखा रहता तो हम ऐसे ही करते, ये तो सेक्शन में लिखा है। क्या ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ दो एक वर्ड यूज होते हैं तो मेरे को थोड़ा सा स्टोरी लंबी हो गई समझाने के लिए, बट सिंपल। अब क्योंकि जब मैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलूंगा, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बोलूंगा, अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग बोलूंगा, तो कम से कम थोड़ा बेस हमको समझ में आना चाहिए कि दीज ऑल आर द स्पेशल लॉसेस एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? डेप्रिसिएशन जैसा होता है, बस इतना समझ में आना चाहिए। थ्योरी बच गई यहां पर। सेक्शन 80, ये पूरा चैप्टर चलता है सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 के बीच में, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 70, 71, 71 बी, 72, 73, 73 ए, 74, 74 ए, 74 ए है ना सर? उसके बाद 80, मतलब 74 ए के बाद हमको 75 नहीं पता, 76 नहीं पता, 77, 78, 79, तो इनमें से कुछ सेक्शन ओमिट हो गए और कुछ सेक्शन कोर्स में नहीं है, और बहुत ही ज्यादा वेलेंट टाइप के सेक्शन है भी पहले थे इंटर के कोर्स में, बाद में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा दया करके हटा दिया उसको। मतलब आपको ये पता भी नहीं कि चैप्टर कितना इजी हो रखा है, मेरे को पता है। इसके बीच में सेक्शन 78 जब पढ़ते थे और 79 जब पढ़ते थे ना, तो ये पढ़ा हुआ भूल जाते थे, तो इंस्टीट्यूट को भी लगा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, और अब इंस्टीट्यूट ये इस मूड में तो पक्का आ गई कि इंटर को निकालना थोड़ा आसान कर दिया, पक्का है ना ये? मतलब आईपीसीसी और इंटर में इनको पास करना ही करना है। आप एकदम जिद में ना अड़ जाओ तो बात अलग है, आप जिद में नहीं आप तो कैसे कर लोगे पास, तो बात अलग है। नहीं तो इन लोग अभी ज्यादातर अकाउंट्स कॉस्ट के तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन ऐसे जाते हैं, हम लोगों के समय में खोज लो एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। मतलब इंस्टीट्यूट आरटीपी जब भेजती थी ना, तो ऐसा हमारा माहौल था उस समय, और हमारे समय नहीं, ये बस ये 6-7 साल पहले ऐसा माहौल था कि अच्छा आरटीपी में क्वेश्चन आया, आरटीपी में कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़कर बाकी पढ़ लो क्योंकि ये तो नहीं पूछेगी इंस्टीट्यूट। और अभी कैसा हो रखा है? स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम की थोड़ी बहुत अगर आपकी तैयारी ना, तो ऐसे क्वेश्चन छाप देते हैं वो। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भैया निकलो यार, हमको जल्दी जल्दी सीए बनाना है, ठीक है? और ये तो आप जानते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसा हो जाता है। फिगर भी सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो हमको लगता है अच्छा तुम आ गए वापस, जिसको तो हम क्लास में भी बनाए थे और घर पे भी बनाए थे, फिर टेस्ट में भी आ गया था हमारे,
और आप मेन एग्जाम पे भी आ गए हो, वो तो बिल्कुल ऐसा चालू होता होगा कि उसके नीचे से बनाना शुरू कर सकते हो आप आंसर, है ना। और अकाउंट और कॉस्ट में तो और बढ़िया है, क्योंकि सर इतना प्रेशर देके बनवाते हैं कॉपी में, है ना। मेरे सब्जेक्ट में तकलीफ है थोड़ा, जो बनाएगा उससे बनेगा, जो नहीं बनाएगा नहीं नहीं गलत स्टेटमेंट, जो कॉपी में बनाएगा उससे एग्जाम में बन सकता है, और जो नहीं बनाएगा उसे नहीं बनेगा। ये इसको भूलना मत, कुछ लोगों के रिजल्ट के बाद समझ में आएगी मेरी बात। हाँ जी, सीए बनाने की हड़बड़ी इसलिए उनको नहीं चाहिए स्टॉक। देखिए एक्चुअली में फिलॉसफी क्यों चेंज हुई मैं आपको बता रहा हूं, और बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल मेंबर, हमने कई बार इस बारे में बात की, कई इनके जो इंटरनल मैटर्स हमको पता रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे खुद खास जान पहचान वाले तो बैठे हैं ना। तो भैया देखो सीधी सी बात है, पहले क्या था, सीपीटी था, और सीपीटी ऐसा है कि कोई ऐसा सोच के भी पास कर लेता था। हम लोग तो क्लास में ऐसा गारंटी देते थे कि फेल होके दिखाना, सर मैं 2-4 दिन नहीं आऊंगा तो भी नहीं हो सकते, सर मैं होमवर्क नहीं करूं तो भी नहीं हो सकते। तो इस टाइप की, मतलब इजी था ना कोर्स। और सीपीटी जो है ना, जैसे ही लोग निकलते थे ना उनको लगता था आई क्लियर द 1/3 एग्जाम ऑफ सी, जबकि 1/3 नहीं, वो 1% भी नहीं थी। तो इट क्रिएट अ फॉल्स होप, ठीक है। तो उन लोग एंटर कर जाते थे जिनको जो वो सिंसियरिटी लेवल नहीं है, ठीक है, वो एंटर कर जाते थे। और आईपीसीसी था एकदम से बिल्कुल उनको एकदम लेवल की चीज हो गई। आईपीसीसी जो है ना फाइनल से भी टफ था, बिलीव मी, आईपीसीसी फाइनल से भी टफ था। तो आईपीसीसी में जाके रुक जाते थे, तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि इट क्रिएट अ फॉल्स होप। इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑथोराइज्ड गाइडलाइन में भी इशू किया है कि सीपीटी पैटर्न में क्या हो रहा था, फॉल्स होप क्रिएट हो रहा था। तो हम उन्हीं स्टूडेंट को क्वालिफाइंग में अंदर आने देना चाहते हैं जो कम से कम इंटर निकालने के लायक है। तो उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, ठीक है। कैसे बढ़ाया, पूरे ऑब्जेक्टिव को 50-50 कर दिया। अकाउंटिंग को बनाने पहले अकाउंट्स में भी जो है ना वो थ्योरी टाइप का हो रखा था, और इंटर के लेवल को कम किया 2 तरीके से। एक एमसीक्यूज पैटर्न 30% सब्जेक्ट्स में डालकर, और दूसरा क्वेश्चंस को एकदम ही रिसर्च करके नहीं दे रहे हैं आजकल ये लोग। पहले क्या था कि कुछ भी पढ़ लो ना, हमारा क्वेश्चन तो हम रात को बनाएंगे नया, वही देंगे तुमको, वो वाला पैटर्न कम कर दिया इन्होंने। अब ऐसा है कि एकदम क्लियर है कि स्टडी मटेरियल एमटीपी आरटीपी अगर आपको दिल से समझ में आ रहा है, फेल तो नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये करके इन्होंने क्या क्या बैलेंस किया है। तो पक्का है कि आप लोग सब फाउंडेशन पास करके आए हो, या कोई बीकॉम से आए तो उसमें परसेंट क्राइटेरिया है, तो आप इंटर निकालने लायक तो हो। पहले सीपीटी पास करके आए हो तो आईपीसी से निकालने लायक हो, बिल्कुल ही ऐसा जरूरी नहीं था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। समझने बात को। तो अभी और दूसरा जो है ना, इकोनॉमी वाइज भी बहुत ज्यादा प्रेशर इंस्टीट्यूट को कि ज्यादा सीए बनाने की। तो देखिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर सीधा सीधा है ना, इंस्टीट्यूट बोलती है कि हम लोग कोई भी जनरल रिडक्शन या एडिशन नहीं करते, झूठ है वो। इन लोग डिमांड सप्लाई के हिसाब से रिजल्ट निकालते हैं। अनऑथराइज्ड हमको बहुत अच्छे से पता है, जब रिजल्ट कम आता है ना तो लोग +1 करके रिजल्ट निकालते हैं, इसमें चलो यार एक काम करो, इस सब्जेक्ट में एक नंबर और जोड़ दो। ये बोलना मत किसी को कि मैंने बोला है, लेकिन ये करती है इंस्टीट्यूट। और एक वर्ड आपने सुना होगा, जनरल रिडक्शन, सुना है क्या? ये बिल्कुल कसम खा लिए लोग नहीं करना है, नहीं होता अब, पहले होता होगा लेकिन अब नहीं होता। अब जनरल एडिशन होता है, रिजल्ट जैसे दिखता है ना कम आया तो एक काम करे, कौन सा पेपर, यार ये पेपर थोड़ा सा ना, बहुत लोग लुढ़के हैं इस पेपर में, क्या ये इस बार कॉस्ट का पेपर से टफ आ गया, तो कॉस्ट में बहुत लुढ़के हैं, इसका रिजल्ट कम आ रहा है, एक काम करो ऑल +2 नंबर करके देखो। तो जैसे +2 करेंगे तो कई सारे लोग बढ़ जाएंगे इसमें, फिर +2 करके देखो कई सारे बढ़ जाएंगे। हाँ, इतना रिजल्ट हमको निकालना ही निकालना है, ये है अभी आधिकारिक रूप से ना कोई आपको। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई पेपर बिगड़ गया ना और टफ आया कभी, तो भैया सबका बिगड़ा है, अंदर ही अंदर उसका फायदा आपको मिलेगा। कई सारे स्टूडेंट जो है ना बोलते सर मेरे तो 30-32 भी नहीं नंबर आएगा, निकल जाते हैं 40 नंबर के साथ, एग्जैक्ट
एक्चुअल पेपर मंगा, इवन वो तो छोड़ दीजिए, हमने पेपर तो निकल जाता है ना आजकल, पेपर में भी देखा है हमने प्रैक्टिकली, नंबर आया जोड़ रहे हैं 37 और बाहर लिखा हुआ है 40, ऐसा भी देखा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी कोई पेपर बिगड़ जाए ना, तो उसका लोड लेके अगला पेपर नहीं बिगाड़ना है हमको। समझ रहे बात को? तो पक्का है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दो भैया, बहुत आसान है। और अभी जो मूवमेंट हुआ है उसमें और ज्यादा ये लोग आसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वो चाहते हैं कि भाई ठीक है आर्टिकलशिप में सीख लेना, भाई पढ़ाई में कम सीख पाए कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप में सर फोड़ फोड़ के 2-4 क्लाइंट को बर्बाद करके तो सीख ही जाओगे ना। सोच के देखो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट डिग्री चाहिए कैसे भी करके, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्चुअली बिजनेस में एंटर करने की, वहां पर जाकर उसको सलाह देकर उसको बर्बाद कर करके सीखने की, जैसे डॉक्टर्स को मिलती है ना। डॉक्टर्स को क्या है, वो कैसे सीखते हैं भाई, कितने मरीज को उन लोगों ने ऊपर पहुंचाया होगा, सोचो आप। फैक्ट है ये, फैक्ट है ये। हर प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स रहती है, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस थोड़ी छोड़ देंगे। हर हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर से कनेक्टेड होगा ना, तो हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में मंथली मीटिंग होती है कि कितनी जान हमारी गलती से गई है, हर मंथली मीटिंग होती है। और उसमें फिर वो डॉक्टर्स को बात ही ऐसे करते हैं, यार देखो तुमको इंसुलिन बोला था 4 यूनिट लगाने, तुम 4 ml लगा दी, यूनिट और ml में फर्क होता है भाई। अब वो मरीज तो चला गया, आपसे नहीं करना, इतनी बात होती है। क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे? बस अपना प्रोफेशन थोड़ा अलग है, अपना प्रोफेशन क्या सलाह दे दिया भाई, इसका 50 लाख का नुकसान हो गया, चलो अगले क्लाइंट से ध्यान रखना। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती, क्या प्रोफेशन है, समझ रहे हैं? और थोड़ा रिस्की है, डॉक्टर तो एक बार जान लेता है, हम तो जीते जी मार देते हैं उसको। सोच के देखो, एक बार जो ऊपर गया, चल भाई छुट्टी पाया। और एक क्लाइंट हमारे यहाँ पहले मर्सिडीज में आता था, धीरे 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 उसको सलाह देते देते हमने उसको नहीं अचानक नहीं कर पाते हम, फिर उसको हमने मारुति में कन्वर्ट कर दिया, मारुति में आने लगा, फिर धीरे धीरे स्कूटर में आने लगा, फिर धीरे धीरे साइकिल में आने लगा। फिर आपने एक दिन उसको बोला यार मत आया करो, 2.5 लाख से नीचे वाले को टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो यह देखो, कम से कम ना एज पर सेक्शन 80, तो बात कहां से गई थी देखिए आप, बीच के सेक्शन गायब है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर बहुत आसान हो रखा है। सेक्शन 80 कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है कि आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ना, तो आपको रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली ड्यू डेट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, अगर आपने किसी क्लाइंट का रिटर्न में लेट हो गया, बोले ठीक है लेट फाइल कर देंगे, लेट का ड्यू डेट का फीस है बाद में फाइल कर देंगे, अगर उसके उस साल अगर कोई लॉस हुआ ना, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रोविजन ये है, रिटर्न का प्रोविजन ये है कि जब हमारी जीटीआई समझते हैं ना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5, 3, 5 से ज्यादा हो तभी रिटर्न फाइल करना है। तो अगर मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ है, अगर कोई इनकम नहीं है, तो कायदे से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, मत कीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली जरूरत है, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। रिटर्न के प्रोविजन में पढ़ोगे आपकी भैया रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपकी जीटीआई बेसिक लिमिट से ऊपर है, नीचे तो मत करो रिटर्न फाइल, जरूरी नहीं है। और मेरे को लॉस हुआ तो इनकम तो छोड़ो, मेरे को लॉस है, रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं जरूरी। लेकिन अगर नहीं करोगे तो सेक्शन 80 बोलता है कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सोच के देखो, 50 लाख का बिजनेस लॉस हुआ है और रिटर्न अगर आप लेट कर दिए, रिटर्न फाइल नहीं किए, तो 50 लाख का लॉस क्या नहीं कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड। ईच एंड एवरी लॉस गिव यू द टैक्स बेनिफिट। क्या लाइन समझ में आ रही? इनकम टैक्स ही है जहां पर लॉस और एक्सपेंडिचर अच्छे होते हैं। लॉस क्यों अच्छे? बिकॉज इट क्रिएट अ टैक्स बेनिफिट, वो एडजस्ट होकर क्या करता है, टैक्स बचाता है। हालांकि इसका भी कोई एक्सेप्शन है, फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) ड्यू डेट
specified under section 139(1) is mandatory for carry forward of above losses. ध्यान रखना, ये प्रोहिबिशन कैरी फॉरवर्ड के लिए है. अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए या लेट रिटर्न फाइल किए तो करेंट ईयर एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इस साल के लॉस को इस साल हम इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. केवल प्रॉब्लम किसमें आएगी? कैरी फॉरवर्ड करने में. लेकिन लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 71(b) एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा लिख देता हूं, क्योंकि जहां डेप्रिसिएशन आएगा वहां दो और अनएब्सॉर्ब्ड भी आ जाएंगे, सेक्शन 32(2) एटसेट्रा. इसका मतलब क्या निकला एक्सेप्ट का? मतलब अगर आपने रिटर्न फाइल लॉस का नहीं भी किया है तो डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस, 3 अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस एंड हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड फिर भी कर सकते हैं. दिस इज सेक्शन 80 एंड दिस इज द एंड ऑफ कंप्लीट प्रोविजन विद सेक्शन 72-80. हाँ, इसलिए एटसेट्रा लिखा हूं, देखो मैं यहां पर. मतलब इसको मैं लिख देता हूं 3 अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस. तो इसके थ्रू हम थोड़ा उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं 3 अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस. और पूरे थ्रू आउट इनकम टैक्स इवन पीजीबीपी में बस ये 3 ही है और एक्स्ट्रा कुछ पड़ना भी नहीं. मैंने आपको एक दो पॉइंट जो पढ़ने बोला था ना, देखिए अभी आज तो मैं केवल और केवल इस चैप्टर पे रिवीजन ही कराया मैं आपको इस तरह से. ठीक है, तो क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक है. अब देखिए आप निकालिए, मैंने कल जो आपको एक दो पॉइंट पेज नंबर 6.12 मैंने पढ़ने बोला था आपको. ये वाला नोट कुछ समझ में आया क्या? कोई बताएगा? एनीवन क्या समझ में आया इस पॉइंट पे? सेक्शन 112A. हाँ सर प्लीज. हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में अपन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. हाँ नहीं, तो ये तो आप 112A समझा रहे हो मेरे को इस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में क्या नोट लिखा था ये बताना है. ये तो हमको पता है कि 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट लाइक इक्विटी शेयर एटसेट्रा ऑन व्हिच एसटीटी हैज बीन पेड, उसमें हम टैक्स चार्ज करते हैं. और क्या रेट है टैक्स का? जो भी इनकम है उसमें 1 लाख के ऊपर इनकम पे 10%, ऐसे ही शायद ना? हाँ जी. क्या चीज? सर एलटीसीजी को सेट ऑफ किससे करोगे? तो खुद ही गेन है. हाँ, लॉस इससे सेट ऑफ हो सकता है. कौन सा लॉस? कैपिटल गेन का. ठीक है, एक्चुअली ये नोट क्यों बना है मैं बता रहा हूं. बैठिए सर मैं बताता हूं. प्रोविजन ठीक बता रहे. प्रोविजन क्यों बना? एक्चुअली में ये जो इक्विटी शेयर और ये जो एसेट ट्रांसफर करने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, पहले ये एग्जेम्प्ट था. ये कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट था. लेटर ऑन क्या किया पिछले साल से इन्होंने कि नहीं भाई इसमें हम टैक्स लगाएंगे, 1 लाख को छोड़ने के बाद ऊपर पे 10% लगाएंगे. ठीक है, तो पहले क्या होता होगा सोचो. पहले इस सोर्स में अगर गेन होता होगा तो एग्जेम्प्ट, और अगर लॉस होता होगा तो वो भी एडजस्ट नहीं हो पाता होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर लॉस है तो भी एडजस्ट नहीं हो पाता होगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सोर्स था. लेकिन अब 112A ला दिया इन्होंने, और 112A क्या बोल दिया कि नहीं भाई हम टैक्स लगाएंगे, भले 1 लाख छोड़ेंगे, भले 1 लाख छोड़ के आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन सोर्स एग्जेम्प्ट नहीं है. नाउ दिस सोर्स इज नॉट अ एग्जेम्प्ट सोर्स. इट मींस इस सोर्स से अगर आप लॉस हो गया तो टैक्स तो नहीं लगेगा, बट इस लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं. तो अब ये जो नोट लिखा है ना, ये नोट देखा जाए तो बैकग्राउंड के साथ काम का है.
अगर आप ऐसे में पूछते नोट को पूरा हटा दूंगा और आप मैं पूछता आपसे कि बताइए 112 में कैपिटल गेन हुआ है, टैक्स रेट टैक्स कैसे लगे, तो आप बता देते 1 लाख माइनस करो सर 10% लगा दो, और मैं जैसे पूछता अच्छा इसमें लॉस हो गया तो एडजस्ट कर पाओगे क्या, तो आप बोलते कर पाएंगे। तो नोट एक्चुअली में स्टडी में देना नहीं था इनको, अब दिया है आप पढ़ोगे तकलीफ पाओगे करके बता रहा हूं। सोर्स एग्जाम्प्ट है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इस सोर्स से लॉस होगा तो एडजस्ट होगा। अब कैसे होगा उस पर भी बात कर लेते जो आपको पता है। अब इस सोर्स में लॉस हुआ तो कौन सा लॉस है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। किससे एडजस्ट होगा? लॉन्ग टर्म से। अगर लॉन्ग टर्म से नहीं हो पाए तो शॉर्ट टर्म से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं हो पाए दूसरे में जा पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल नियम है ना, लॉन्ग टर्म लॉस को जो एडजस्ट करने का नॉर्मल नियम वही है। यहां ये लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ा होगा तो भी देख लेना ध्यान से। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18, क्योंकि 18 के पहले क्या था, ये पूरा ही एग्जाम था, सेक्शन 1038 बना था इसके लिए। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन exceeding 1 lakh arising on sale of equity share, units of equity oriented fund or units of business trust on which STD paid in respect of equity share both at the time of acquisition sale and in respect of unit and equity at the time of sale। ये प्रोविजन याद आया कि नहीं आया? आप बेसिक में पढ़े ना हमने। is taxable under section 1128 at the rate of 10%, long term capital loss on sale of such share unit that can therefore be set off and carried forward for set off against long term capital gain by virtue of section 70 and 74। दो सेक्शन क्यों लिखा है? इसी साल सेम हेड में एडजस्ट करने के लिए 70 और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 74। तो इसका पूरा क्रक्स क्या निकला, अब यहां लिखना। अब ये नोट आप ठीक से समझो नहीं समझो, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा लिखना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वहीं पर लिख लेना, कवर्ड बाय सेक्शन 112A। क्या इसे समझ में आ जाएगा आपको? कवर्ड बाय 112A मतलब उसमें पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दुनिया से खास आते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कवर्ड बाय सेक्शन 112A, लेकिन है लॉस कैन बी सेट ऑफ एज पर सेक्शन 70 एंड 74। और डिटेल लिखना अगर चाहते हैं तो कैन बी सेट ऑफ नॉर्मली एज पर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सेक्शन अगर आप सेक्शन से एलर्जी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जैसा हम नॉर्मली एडजस्ट करते हैं वैसा ही एडजस्ट होगा, इसको कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो बेसिकली ये पैराग्राफ क्या आप क्यों बनाया समझ में आ रहा है? हाँ जी ना, हाँ लॉस में कोई लिमिट देखना नहीं है, इसीलिए इसमें नॉर्मली वर्ड लिखा है। मैंने जो नॉर्मल करना है, ये लॉजिक नहीं लगाना है कि सर अगर प्रॉफिट होता तो 1 लाख माइनस करते, तो लॉस हुआ है तो 1 लाख तक हम एडजस्ट नहीं करेंगे, ये नियम नहीं लगाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन नहीं है, 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन नहीं है, 1 लाख के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स भले 2 लाख रुपए अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एवरेज रेट 5% पड़े, इसलिए बनाया गया ये, ठीक है ना। आप ये अगर कंफ्यूजन ये भी हो रहा हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो एडजस्ट होगा, मतलब 1 लाख का माइनस करके लॉस एडजस्ट करना वाला नियम नहीं रहेगा। प्रॉफिट होगा तो भले आप टैक्स लगाओगे वैसा। और क्या दिया था पढ़ने में मैंने? वो एक एक्टिविटी वाला भी पढ़ने दिया था ना, वो समझ में आया क्या? 1-3 में बस वो डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। ये देखिए ये वाला पॉइंट था ना, वो आपको बता रहा है कि एक्टिविटी से प्रॉफिट कैसे होता है। तो उनको पैसे हॉर्स ओनर को क्या मिलता है? स्टेक मनी मिलती है। और जो हॉर्स पे खर्च कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर, कौन सा खर्च? रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो प्रॉफिट है। और अगर स्टेक मनी नहीं मिली तो लॉस हो जाएगा। तो हाउ लॉस इज पॉसिबल ये लिखा हुआ है। हॉर्स रेस को समझाया आपको लॉफुली। हॉर्स रेस जो है यहाँ पर कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वो बकायदा लाइसेंस लेके किया जाता है।
और यहाँ पर स्टेक मनी मतलब उसको जो प्राइज मनी मिली है, और आपको ये भी समझा रहा है कि प्राइज मनी का मतलब यहाँ पर ओवरऑल विनिंग नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओवरऑल हो गया ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अभी आपने आज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। वन क्वेश्चन, मेरे को आईओएस में लॉस हुआ है, कौन से हेड में? आईओएस में, ठीक है। और आईओएस में लॉस वो एक्टिविटी वाला नहीं, एक्टिविटी वाला तो नियम पता ही है आपको, एक्टिविटी वाला नहीं, आईओएस में लॉस हुआ है। कोई भी एग्जांपल ले सकता है, एनी एग्जांपल। डिविडेंड, डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट होता है ना? हाँ नहीं, लॉस कैसे होगा उससे? तो इनकम ही एग्जेम्प्ट है, उसमें लॉस कैसे? डिविडेंड नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला, लॉस कैसे होगा? हाँ जी, कैजुअल इनकम में तो सर लॉस होता ही नहीं है। देखिए सबसे पहले चैलेंज ये है कि ऐसा कोई एग्जांपल निकालना जिसमें आईओएस में लॉस हो रहा है। कितने सारे एग्जांपल है, सबलेट वाला एग्जांपल, हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी सबलेटिंग में लॉस होना मतलब बड़ी बात है ना। सबलेटिंग में मैंने 15,000 रुपए में किराए पे घर लिया और 10,000 रुपए किराए पे दे दिया, चलो निकाल लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। दूसरा मैं जिनाइन एग्जांपल बताऊंगा, फिलहाल चलो आपने दिया तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अपन। 15,000 किराए पे मकान लिया और 10,000 किराए पे दे दिया, आईओएस में चार्ज हो गए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अब लॉस को कैसे एडजस्ट करना बताओ। पहले आईओएस में, ठीक बात, बिल्कुल करेक्ट है, आईओएस का ही दूसरे सोर्स से एडजस्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी प्रॉफिट से कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ है, एक्टिविटी बोलने समझ में आ रहा है। चलिए, क्या एफडी के इंटरेस्ट से कर सकते हैं? सुनना ध्यान से, एक्टिविटी के इंटरेस्ट से कर सकते हैं, मतलब एफडी के इंटरेस्ट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं हो पाया एडजस्ट, अभी भी बचा, अब क्या करूं? अच्छा आईओएस में एक विनिंग भी है, उससे कर सकते हैं, उससे नहीं हो, दूसरे हेड में ले जा सकते हैं, सैलरी हेड में ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते? पीजीपी भी थोड़ी ना, सैलरी में ले जा सकते हैं, यस। एचपी हेड में, ओके। कैपिटल गेन में, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। कैपिटल गेन में ले जा सकते हो, कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर। समझने में क्यों पूछ रहा हूं, ये कुछ नया नहीं। कैपिटल गेन में माहौल बना रहा हूं जबरदस्ती, कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म, अरे गेन है ना तो क्या दिक्कत है? कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, पक्का? ओके, नहीं हो पाया, अभी भी कोई और प्रॉफिट नहीं मिला, अब क्या करोगे बताओ? कितने साल तक? कौन से सेक्शन में लिखा है? बताओ ना कौन से सेक्शन में लिखा है? कोई सेक्शन ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने का, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बताओ सेक्शन, कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन है ना, बता दो सेक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आईओएस का एक्टिविटी को छोड़कर, एक्टिविटी के लिए प्रोविजन है 74A शायद, है ना? एक्टिविटी को छोड़कर आईओएस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन ही नहीं है, बनाया नहीं या भूल गए, जो भी कारण है। इसका मतलब अगर कोई लॉस हुआ, और मैं आईओएस के जिनाइन तरीके के लॉस का एग्जांपल दे दूंगा आज मैं, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई सेक्शन ही नहीं है। वो जो आप बोले थे हाँ सर 8 साल तक कर देंगे, 8 साल का माहौल बैठ गया दिमाग में, जब तक प्रोविजन नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। गोल्डन रूल ये है, ईच ईयर असेसमेंट इज अ सेपरेट असेसमेंट ईयर, मतलब इस साल के लॉस को अगले साल ले जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसके लिए व्हीकल चाहिए सेक्शंस की। इफ नो व्हीकल यू कैन नॉट गो। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हीकल ही नहीं है, भूल गए मान लो, या फिर सेक्शन इंटेंशनली बनाया, व्हाटएवर विल द रीजन, एक्टिविटी को छोड़कर आईओएस के किसी भी लॉस को आप सेटअप तो कर सकते हो 70-71, बट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यू शुड राइट अ नोट रिगार्डिंग दिस, ये एकदम यूनिक एंड स्पेशल पॉइंट है। फाइनल वाले से भी पूछना नहीं पता रहता उनको, जबकि प्रोविजन में लिखा है इनडायरेक्टली, ये इंटरप्रिटेशन से निकालिए आप, स्टडी में भी नहीं लिखा है। इंस्टीट्यूट भी हिम्मत नहीं कर पाई पूछने की, उनको तो पता है ना बेसिक क्वेश्चन से ही हम 50% लोगों को गायब कर देते हैं, क्यों बेचारे टफ क्वेश्चन पूछेगी। बस ये मैंने आपको बताया थोड़ा पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, ताकि सेक्शन है तो जाओगे ना भैया, सेक्शन नहीं है तो फिर कैसे एडजस्ट करोगे आप?
इलस्ट्रेशन 3-4 बोला था ना बनाने आपको मैंने। फोर्थ लेक्चर लूंगा मैं आज, मनोज अनव मैं आऊंगा। और इलिस्ट्रेशन 5 आपकी कॉपी में प्रॉपरली बनाना है आपको, ठीक है ना। आपको जो भी ब्रेक्स मिल रहा है जैसा करना है करो। इलिस्ट्रेशन 5 टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें, 6-7 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। 2-2 मिनट भी एक ब्रेक में दोगे तो बन जाएगा। 3 और 4 तो बना हुआ है और इलिस्ट्रेशन 5 बनाना है, बस इतना सा होमवर्क है। और आज मैं क्वेश्चन पूछा क्या आप लोग से आके, फोर्थ लेक्चर में आके पूछूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर आपके टेस्ट के लिए तैयार वैसे ही कर दूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को कि मंडे को रिवीजन कराऊं पूरे ऑल चैप्टर्स का, ताकि आपको संडे को संडे तो ट्यूसडे को आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली दे सकें। टेस्ट सबको देना है। लास्ट टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था, थोड़ा खड़े हो जाओ तो। लास्ट टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था, जो टेक्स्ट का लास्ट टेस्ट हुआ था? हाँ जी। और लिस्ट से बोलूंगा तो खड़े हो गए क्या? बाकी सबने दिया था। चलिए अपन यही मान, मेरे पास तो लिस्ट है खैर, ये मान लेते सबने दिया था। टेस्ट देना है, टेस्ट में नंबर कम आता, सर बैठिए, टेस्ट में नंबर कम आता है उसको पॉजिटिवली लेना है, अननेसेसरली कंपैरिजन से बचना। दीदी काम की बात चल रही है, अननेसेसरली कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन तब तक अच्छा होता है किसी से जब तक वो पॉजिटिव एनर्जी दे। नेगेटिव एनर्जी देता है तो वैसा कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन अच्छी चीज होती है, बुरी चीज नहीं होती। कंपटीशन, कंपैरिजन इज अ गुड थिंग, बट उसको हेल्दी एनवायरनमेंट में लेना है। अगर आपसे ज्यादा आपके फ्रेंड का नंबर आ रहा है तो उससे पूछिए कि कैसे नंबर ज्यादा आ रहा है। समझ रहे? हो सकता है आपको कोई ना कोई पॉइंट निकल के आए। आपको भी क्वेश्चन मिलता है, बाजू वाले क्वेश्चन मिलता है, जब तक आप क्वेश्चन पढ़